नमस्कार बच्चों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 में क्या पढ़े थे? हिंदी में चैप्टर 1 जो क्या है, एक निबंध भी है, तो इनके बारे में पढ़े थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ लिए थे। बेसिक जानकारी जो था फर्स्ट पेज पे जो पढ़ लिए थे। आज चैप्टर शुरू करेंगे, सब श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है चैप्टर? पहला आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो उसी में आज पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे आज। थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। इनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जैसा कि आप जानते ही हैं, और इनका जन्म बताए थे 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। जन्म स्थान कहाँ था? महू में, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इन्हीं के नाम पर अम्बेडकर नगर, महू का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अम्बेडकर नगर कर दिया गया। और ये कहाँ पे पड़ता है? एमपी, मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और इनका उपनाम बाबा साहेब था। और इनकी सबसे विशेष कार्य के लिए इन्हें क्या नाम दिया गया? इनके सबसे प्रमुख कार्य के लिए इन्हें भारत के संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। भारत के संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। और भी बहुत सारी उपलब्धियां इन्हें प्राप्त है, और भी कई तरह की उपलब्धियां इन्हें प्राप्त है। तो एक उपनाम हो गया, पहला ये हो गया बाबा साहेब, ये उपनाम हो गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना था, ये इनका क्या हो गया? उपनाम। और सम्मान में क्या दिया गया है? ये भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा ये प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष। हमारा जो संविधान है भारत का, इसे कौन से समिति के द्वारा बनाया गया था? प्रारूप समिति के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, प्रारूप समिति के द्वारा ही बनाया गया था। और ये भारत के क्या थे? स्वतंत्र भारत के 1947 में क्या थे? कानून मंत्री भी थे। उसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी में ये श्रम मंत्री भी रहे थे, ठीक है। चलिए तो चैप्टर शुरू करते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चैप्टर पे आते हैं, शुरू करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यही आपका चैप्टर का नाम है। तो फर्स्ट लाइन में है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्या कहा गया है? फर्स्ट लाइन में आपका बताया गया है कि इस युग में भी, आधुनिक समय में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब जाति प्रथा के बारे में और जाति प्रथा को संचालित करने वालों की भी कमी नहीं है, यही ये लाइन कह रहा है। भेदभाव समझ रहे होंगे, जाति पे भेदभाव करने वालों की कमी नहीं है, ये पहला लाइन से पता चलता है, ठीक है। और इस आगे चलते हैं, इसके पोषक कई आधार पे इसका समर्थन करते हैं। मतलब जाति प्रथा, जाति का भेदभाव वाला जो बात है, इसके पोषक जो है, इसे पोषक मतलब होता है ना, जिसे पोषने वाला हो गया। तो जाति पे भेदभाव करने वाले का कमी नहीं है इस आधुनिक युग में भी। और कई आधार पे क्या करते हैं, इसके जाति पे भेदभाव करने वाले जो पोषक हैं, इसके कई आधार पे इसका समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? इस जातिवाद का समर्थन करते हैं। और इसका आधार क्या है? मतलब जातिवाद के समर्थन का आधार है, कहा जाता है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए, मतलब आधुनिक आधुनिक मतलब आज के युग का जो सभ्य समाज है, वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, ठीक है, यह आवश्यक भी है। आज के समाज में कार्य कुशलता के मतलब, जैसे कि कोई प्राइवेट क्या है, प्राइवेट फैक्ट्री हो गया या प्राइवेट कोई भी चीज़ हो, उसमें जो कुशल व्यक्ति हैं वही ना अपना योगदान सही से दे पाते हैं। जैसे कि इसरो ले लीजिए, इसरो में अच्छे साइंटिस्ट रहेंगे तभी ना विकास होगा। यही कह रहा है, कोई भी फैक्ट्री में या कोई चीज़ में, किसी भी जगह पे, किसी तरह के कार्य में भी अच्छे कुशल व्यक्ति होंगे तभी ना कार्य अच्छे से होगा। तो यही कहा जा रहा है इसमें। तो कार्य कुशलता को आज का समाज क्या मानता है? श्रम विभाजन को भी आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। मतलब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या कहा जा रहा है, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। श्रम विभाजन मतलब श्रम को विभाजित करना। जैसे कोई एक फैक्ट्री है या कोई भी एक जगह है तो उसमें कार्य को अलग अलग लोगों में बांट देना, यही हुआ क्या, श्रम विभाजन। समझ गए होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आगे इस तर्क में ये जो बात है ऊपर जो दिया गया है, इस संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि मतलब इसमें यह आपत्तिजनक बताया गया है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। मतलब क्या बताया गया है, जैसे कोई स्थान पे बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं तो सभी लोगों को क्या किया गया है, बांट दिया गया है अलग लोगों में, अलग अलग कार्य के अनुसार लोगों में बांट दिया गया है विभाग में, जैसे होता है। तो इसमें यह आपत्ति बताया गया है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रमिक विभाजन मतलब क्या हुआ, जो लोग एक तरह के कार्य करते हैं, जो जानते हैं उसको उसमें विभाजित कर देना, श्रम विभाजन हो गया। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग जैसे कोई फैक्ट्री में, कपड़ा का फैक्ट्री है मान लीजिए, तो कोई सिलने वाला है, ठीक है, या कोई बुनकर है, कपड़ा को बुनने वाला, बहुत सारा धागा से बनता है ना कपड़ा, या फिर उसको सिलना, उसी तरह से विभाग बटा हुआ है। तो उसी के क्षेत्र में क्या हुआ, श्रमिक को विभाजित कर दिया गया। उसी तरह से कार्य को क्या कर दिया गया, काम को बांट दिया गया। ये कहा जा रहा है श्रमिक विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रमिक विभाजन की व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न वर्गों के अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। क्या कहा जा रहा है अगला लाइन में, नेक्स्ट लाइन में कहा जा रहा है श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की, श्रम का विभाजन क्या है, कुशल कारीगर, कुशल लोग और बहुत सारे लोग क्या हैं, श्रम विभाजन के कुशल लोग आज के आधुनिक युग के लिए क्या है, भारत के लिए बहुत ही जरूरी है। कुशल लोग, कुशल श्रमिक, सभी क्षेत्र में सभी विभाग में कुशल लोगों की क्या है, आवश्यकता है, जरूरत है। तो यही क्या है, सब समाज की आवश्यकता बताया गया है। परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के रूप मतलब कहा जा रहा है कि सब समाज जो है वो क्या करता है, श्रम विभाजन की व्यवस्था, श्रम विभाजन जो है उसकी व्यवस्था में श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। श्रमिकों के वर्गों में मतलब यहाँ पे कास्ट के बारे में बताया गया है कि क्या करती है कभी कभी कि एक तरह के कास्ट को एक तरह के काम में लगा दिया जाता है, फिर दूसरे तरह के कास्ट को दूसरे काम में, कास्ट के अनुसार अपने अपने काम में लगा दिया गया है। उसमें वो क्या करती है, विभाजन नहीं करती है। जैसे किसी कास्ट में कोई कुशल व्यक्ति है तो उसमें वो विभाजन नहीं करती है, उससे अच्छे मतलब ये तो कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, आधुनिक युग में ऐसा नहीं है। जो कुशल लोग हैं वो सामने आ ही जाते हैं, पता चल ही जाता है। लोगों की कुशलता जो स्किल है, हुनर है, वो छुपता नहीं है। ठीक है, उस तरह से आज आधुनिक युग में उनको काम मिल ही जाता है। देखते हैं इलेक्ट्रीशियन, मजदूर, पेंटिंग करने वाले, दीवार उवाल जो रंगते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, घर बनाने का, तो उसमें जिनको अच्छा कुशल और लकड़ी उकड़ी का काम जो करते हैं, तो जिनको जिस श्रमिक को जिस 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 जैसा भी स्किल होता है, जिस श्रमिक के पास जैसा स्किल होता है उसको ऐसा काम मिलता है। देखते होंगे अपने समाज में, आसपास में। ठीक है। भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि मतलब आगे देखते हैं, भारत में जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विवाहित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी। फिर से आगे यही कहा जा रहा है कि भारत में जो जाति प्रथा है उसमें एक जाति के लिए एक ही काम निश्चित किया गया है। आधुनिक युग में आज के समय में ऐसा है निश्चित कि जैसे कि एक समाज है तो उसके लिए एक ही काम है और काम नहीं है। एक ही गांव में देखिए, गांव में होता है ना टोला, तो उसमें अगर एक ही जाति के लोग रहते तो वो एक ही काम करते हैं सभी टोले में लोग, कि अलग अलग काम भी करते होंगे। ठीक है। आज तो सभी जाति के लोग गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट में, सभी जगह फैले हुए हैं, सभी जगह काम करते हैं, बराबर रूप से काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें भारत में जाति वर्ग जो है, जाति जो है उसमें जाति के अनुसार एक जाति का है तो उसको एक ही काम मिला हुआ है, चाहे उसमें स्किल जिसके पास है तब भी उसको वही काम दिया जा रहा है, छोटा काम। समझ रहे हैं? मतलब एक जाति का लोग है तो उसको छोटा काम दिया गया है, चाहे उसमें स्किल है कि नहीं। लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं है। स्किल के अनुसार लोग विकास कर रहे हैं, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं है, ऐसा बताया गया। आगे देखते हैं, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, मतलब जाति प्रथा जो है, जाति कास्ट वाला जो है, कोई एक जाति को यदि श्रम विभाजन मतलब कार्य को विभाजित के रूप में मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ये क्या होगा? ये स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा। अगर एक जाति के लिए एक ही काम चुन लेंगे तो ये क्या स्वाभाविक नहीं ना होगा? ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है इस लाइन में। आगे देखते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि क्या है, कोई विशेष जाति को एक ही कार्य में लगा दिया जाए तो उसके स्किल उभर नहीं पाएंगे, उनके पास जो हुनर है वो उसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो अपना विकास फिर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यह क्या है, मतलब ये बताया गया है कि अगर जाति को एक विशेष जाति को एक ही कार्य में लगा दिया जाए तो उनका स्किल क्या होगा, विकसित नहीं ना हो कर पाएंगे, अपने हुनर को स्किल को ये आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो यही क्या है, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जिसे जिसके पास अच्छा स्किल है, किसी को पेंटिंग अच्छा आता है लेकिन उसको दूसरे काम में लगा दिया गया तो उसका पेंटिंग का जो स्किल है, अच्छा स्किल, जो अच्छे पेंटिंग बनाना चाहते हैं या अच्छा डिजाइन जिसको आता है बनाने के लिए, उसको उस काम में से हटा के दूसरे काम में लगा दी जाए तो उसका वो डिजाइन वाला स्किल, पेंटिंग वाला काम अच्छे विकास नहीं ना कर पाएगा, क्योंकि वो उस काम को अच्छे से कर सकते थे। तो यही आधारित नहीं बताया गया कि अगर विशेष जाति को अगर एक ही काम दिया जाए, दूसरा काम नहीं दिया जाए तो क्या है, मनुष्य को उसके रुचि के अनुसार। अभी तो सभी मनुष्य को छूट मिला हुआ है, जिसको जो भी मन हो, जो भी आता हो, जिस चीज में वो बेहतर है वो काम करे। अभी ऐसा नहीं है। कुशल व्यक्ति जिसके पास क्या है, हुनर है, अच्छा हुनर है, जो क्या हो, अच्छा क्रिकेटर हो, अच्छा जो भी जिस क्षेत्र में भी बेहतर कर रहे हो, जैसे ओलंपिक होता है, सब तरह के लोग जाते हैं क्रिकेट में, सब तरह के लोग खेलते हैं, छोटे से छोटे काम में लेके बड़े से बड़े काम में आजकल सभी तरह के लोग उसमें करते हैं। कुशल व्यक्ति, या जैसे कुशल व्यक्ति जिसके पास क्या हो, अच्छा स्किल हो, हुनर हो, या सक्षम, जो उस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि अगर इलेक्ट्रीशियन में ले लीजिए, अगर किसी को काम नहीं आता है और एक कास्ट को उसी इलेक्ट्रिक के काम में लगा दिया गया तो अच्छा से काम नहीं ना होगा। जो कुशल होगा वही ना काम करेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक का काम खराब हो जाएगा, किसी को भी करंट लग सकती है। इसी तरह से जो उसमें हुनर स्किल होगा, जिसके पास स्किल होगा, जो अच्छे इलेक्ट्रिशियन होंगे वही उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी लाइन में यही बताया गया, कुशल व्यक्ति जो उस काम को अच्छे से कर सकते हैं, मतलब सक्षम है, श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। तो इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कैसे लोगों की आवश्यकता है, बताए थे पहले, कुशल लोगों की, जो अपने क्षेत्र में क्या हो, बेहतर हों, सबसे अच्छे हों, किसी भी प्रकार, किसी भी क्षेत्र को ले लें, जो उस क्षेत्र में बेहतर है वो आगे बढ़ ही जाते हैं। हम व्यक्तियों की क्षमता की सीमा तक विकसित करें और क्या करें, इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति जिस काम में सक्षम है और कुशल है, उसकी उस कुशलता को क्या करना चाहिए, और सपोर्ट करना चाहिए, जिससे वो उसमें और उस हुनर में, स्किल में और बेहतर हो सके। ठीक है, जिससे वह व्यक्ति अपने पेशा का चुनाव स्वयं कर सके, जिससे वो अपने पेशा का चुनाव, जो उनका स्किल है, हुनर है, मतलब सभी लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिससे वो अपने मन के अनुसार अपना काम, अपना कार्य चुने। ठीक है, और उसे बेहतर बनाए। यही बात इस पंक्ति में बताया जा रहा है। आगे देखिए, इस सिद्धांत के विपरीत, लेकिन ये जो सिद्धांत है ये होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण था। ठीक है, किसी भी देश का, समाज का विकास इसी से होता है कि स्किल, जिस व्यक्ति को जिस स्किल में वो क्या है, सक्षम है, कुशल है, उससे में सपोर्ट करना चाहिए, जिससे क्या हो, उस क्षेत्र में देश और समाज विकास कर सके, और उस लोग का भी, जो लोग हैं उस चीज में बेहतर है, उनका भी विकास संभव होगा।
तो आगे कहता है इस सिद्धांत के विपरीत, लेकिन इसके उल्टा जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि जाति भेदभाव का सिद्धांत यह बताता है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता, लेकिन इसमें क्या है, आगे का लाइन ये बताता है, लेकिन इसके विपरीत होता है। मतलब व्यक्ति के हुनर और कार्य कुशलता को देखने के बजाय क्या देखा जाता है, उनके जन्म को देखा जाता है। समाज के स्तर पर उसके माता पिता का स्टैंडर्ड क्या है ये देखा जाता है सामाजिक स्तर पे, और वो किस कास्ट में है, किस जाति में है, वो निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब समाज के अनुसार उनका पेशा, जन्म के अनुसार उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जाति प्रथा पेशा का दोषपूर्ण पुनर्निर्धारण ही नहीं करती। जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा अगर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं होगी पेशा चुनने का, कार्य चुनने का, तो क्या होगा, विकास सही ढंग से सही तरीके से नहीं होगा उस समाज का, उस राज्य का, समाज का, शहर का, गांव का, जो भी कह लीजिए, देश का अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, दोषपूर्ण है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के कार्य का निर्धारण, पूर्ण निर्धारण मतलब पहले ही नहीं निश्चित कर देना चाहिए कि ये व्यक्ति है, ये कास्ट का है, ये ऐसे व्यक्ति जन्मा है, इस समाज का ऐसा है तो उसे अब ये काम करना पड़ेगा। लेकिन आज तो हम नहीं देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लगभग नहीं है। ठीक है, जीवन भर उसी पेशे से बंधे बांध देती है। ऐसा देखें आप लोग, कोई व्यक्ति समाज में ऐसा है तो उसको उसी पेशे में बांध दिया गया है, नहीं ना है, स्वतंत्र है। लोग आजकल आधुनिक युग में क्या है, स्वतंत्र हैं, लगभग स्वतंत्र हैं, और ये गलत है। ठीक है, जन्म के अनुसार, समाज के अनुसार किसी भी लोग को उसके पेशे में नहीं बांधना चाहिए। उन्हें हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्या करने के लिए, अपना पेशा, जिस क्षेत्र में वो कुशल हो उसे अपनाकर वो क्या करें, अपना और इस समाज का, उस स्थान का क्या करें, विकास करें। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, ऐसा क्या नहीं होगा, अगर उस व्यक्ति को उसी पेशे में जिसमें वो बेहतरीन नहीं हो उसी को उसे अपनाने के लिए कह दिया जाए तो क्या होंगे, कार्य अच्छा नहीं होगा तो उसके उनके कार्य को कोई पसंद नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो एक तो समाज का विकास भी नहीं हुआ, उस व्यक्ति का विकास भी नहीं हुआ, उसके कार्य को पसंद भी नहीं किया गया, और आगे वो व्यक्ति का विकास नहीं हुआ तो क्या हो सकते हैं, विकास नहीं होने के कारण वो भूखे मर सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ, वो अपना विकास नहीं कर पाए, धन इकट्ठा जमा नहीं कर पाए, वो भूखे भी मर सकते हैं। मतलब काम अच्छा नहीं होगा तो जिस, अगर बांध दिया जाए, जैसे कि किसी को दूसरा कार्य आता है लेकिन उसे उस कार्य से हटा के दूसरे कार्य में लगा दिया जाए तो उसमें वो बेहतर नहीं कर पाएंगे, तो खुद का विकास नहीं ना कर पाएंगे। अगर खुद का विकास नहीं हुआ तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनके पास पूंजी की कमी हो जाएगी, और इस तरह से वो क्या हो सकते हैं, बढ़ने के बजाय घट जाएंगे। क्या हो जाएगा, बढ़ने के बजाय। तो यही हो रहा है आजकल के क्षेत्र में, देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में देखा जा सकता है। आधुनिक युग में भी यह स्थिति प्रायः आती है, आधुनिक युग में भी यह स्थिति आती है, क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, उद्योग धंधों में नई नई टेक्नोलॉजी का काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। तो आज का युग का लगातार आज का युग है वो क्या हो रहा है, आधुनिक युग। आज का जो युग है वो आधुनिक जो युग है, इसमें निरंतर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, नए नए तकनीक आ रहे हैं। अब तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चीज़ आ रही है, और भी आगे आती जाएगी। विकास हो रहा है, कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। तो मतलब क्या होता है कि कभी कभी आधुनिक युग में ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हो जाते हैं जिससे अचानक ही क्या होता है, डेवलपमेंट के कारण हमारे जीवन में अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके कारण क्या हो सकती है, आने वाले समय में नहीं कहा जाता है, आने वाले समय में आर्टिफिशियल क्या करेगा, सभी कार्य को करेगा, तो जिसमें
जहाँ पे ज़्यादा लोग की आवश्यकता थी, 10 लोग की आवश्यकता थी, वहाँ पे मशीन आ जाने के कारण अब 5 ही लोग की आवश्यकता है। तो ऐसे में 5 लोग का क्या हुआ, वहाँ पे जॉब खत्म हो गया। तो ऐसे में वो लोग को क्या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, दूसरे पेशा को चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, यदि तो इसके लिए क्या करना होगा, देश राज्य को देश को और जो राज्य है देश में वो क्या करें, अपने लोगों को कुशल बनाएं, शिक्षित के साथ साथ क्या करें, कुशल बना दें, हुनर, स्किल। इससे राज्य और देश दोनों विकास करेगा। यही इसका क्या है, एक उपाय है, अच्छा उपाय है। तो अगर वो वहाँ पे तकनीकी परिवर्तन हो जाए तो वो लोग क्या करें, अगर वहाँ से हटे भी तो अपना मन के अनुसार दूसरे पेशा में वो अपना काम कर सके, ये कहा जा रहा है। इसके प्रतिकूल परिस्थितियों में यदि मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता, अगर मतलब वहाँ पे अगर मान लीजिए कहीं फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं और किसी को मन है कि वहाँ पे छोड़ना है और कहीं और काम करना है, तो ये स्वतंत्रता लोगों को होनी चाहिए, ये क्या सही बात है। लेकिन अगर ये स्वतंत्रता नहीं मिलेगी लोगों को तो क्या होंगे, उनके पास भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, वो अपना आर्थिक जीवन सही नहीं कर पाएंगे। कुशलता अगर अपना पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो वो अपना आर्थिक जीवन नहीं बदल पाएंगे, तो भूखे मरने के अलावा कोई भी चारा नहीं रह जाएगा। ये पंक्ति यही बताती है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। हिंदू धर्म में ये लाइन कहा गया है, सोचिए आप खुद भी, क्या ऐसा कहा गया हो रहा है आज के समाज में, देखते हैं। हिंदू धर्म किसी भी लोग को ऐसे पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती है जो अपने मन से अपने हुनर से कोई भी काम को चुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया। आगे देखते हैं, जो उनका पैतृक पेशा ना हो। इस पंक्ति में यह कहा जा रहा है, हिंदू धर्म में कहा गया है कि किसी भी जाति के लोग को उनके मन के अनुसार पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। ये बताया जा रहा है जो कि उनका पैतृक, उनके पूर्वज लोग करते आ रहे हैं वही काम आगे भी करना है, स्वतंत्रता नहीं है। खुद सोचिए, वह उसमें पारंगत हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो, कोई व्यक्ति कुशल है लेकिन उसे वही काम करना पड़ेगा जो उनके क्या करते हैं, पैतृक पेशा है, वही काम करना पड़ रहा है। आजकल सब्जी बेचने वाले के लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति अगर ये नहीं होना चाहिए, लिखा गया है लेकिन ये नहीं होना चाहिए, सभी लोग को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने पेशा चुनने की। ठीक है, तभी राज्य और देश का विकास होगा। यह अनुमति सभी को होना चाहिए और राज्य और देश को चाहिए कि अपने लोग को क्या करे, कुशल बनाए। ठीक है, अगर स्वतंत्रता रहेगी तो सभी लोग क्या होंगे, सभी लोग शिक्षित और कुशल होंगे तो बेरोजगारी न के बराबर होगी। लेकिन यही अगर लोग कुशल और शिक्षित नहीं होंगे तो बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये बढ़ रहा है आगे, और बढ़ भी रहा है। ठीक है, ये बताया जा रहा है इस पंक्ति में। अगला लाइन देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाग की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि कभी भी लोग में क्या नहीं होना चाहिए, पेशा को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशा नहीं चुन सके, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी और उस लोगों का विकास भी नहीं होगा और उसके साथ साथ समाज और देश का विकास नहीं होगा। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, ये एक प्रकार का क्या है, ये दोष है। ये दोष किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जाति प्रथा का श्रम जो विभाजन है, जाति के अनुसार जो कार्य को, श्रम विभाजन को मान लीजिए कार्य, जाति का कार्य मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य अपनी स्वेच्छा से काम कर सके, ऐसा कहा जा रहा है। ये एक दोष बताया जा रहा है कि मनुष्य अपनी स्वेच्छा से नहीं कार्य कर पा रहे हैं जाति प्रथा के कारण। मतलब जाति प्रथा के कारण श्रम विभाजन में मनुष्य अपनी स्वेच्छा से किसी कार्य को नहीं चुन पा रहे हैं, स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इस्तेमाल कोई भी स्थान पर महत्व नहीं रखता। मतलब जाति के विभाजन के अनुसार जाति में जो बटा हुआ है उसके कारण क्या नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार
किसी कार्य को नहीं चुन पा रहे हैं, मतलब उस व्यक्ति को किसी कार्य करने में रुचि है तो उसमें उसका स्थान या महत्व नहीं रखता, उस व्यक्ति के रुचि का महत्व नहीं है। ये भी क्या है, गलत है। ये नहीं होना चाहिए। सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, किसी भी पेशे में रुचि में जिसमें उनके स्किल हो वो स्वतंत्र रूप से उस काम को कर सके। ठीक है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितने कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक। ये अगला लाइन क्या कहता है कि आगे की पंक्ति में कहा जा रहा है कि आज के युग में गरीबी और अमीरी उतना समस्या नहीं दे रहा है जितना कि जाति के अनुसार काम बटा हुआ है उसके अनुसार वो समस्या है। जाति के अनुसार जो कार्य बटा हुआ है वो ज्यादा बड़ा समस्या है। किससे? गरीबी और अमीरी से। गरीबी का इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि लोग निर्धारित, मतलब वह लोगों को जाति को बारे में बताया जा रहा है कि आज के समय में उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है। गरीब और उत्पीड़न, जो गरीबी और उत्पीड़न से लोग प्रभावित हैं वो समस्या नहीं है। उससे भी बड़ी समस्या क्या है? अपने अनुसार, मन के अनुसार कार्य करना जिनमें उनकी रुचि है, लेकिन ये नहीं किया जा रहा है। मनुष्य को स्वतंत्रता नहीं दिया जा रहा है जिससे वो विवश होकर क्या कर पा रहे हैं, अपनी जीविका कमाने के लिए किसी भी फैक्ट्री में अपने स्वतंत्रता नहीं होने के कारण अपनी जीविका, अपना जीवन चलाने के लिए उनको काम करना पड़ रहा है दूसरे क्षेत्र में। ठीक है, समझ गए होंगे, नहीं तो फिर एक बार समझा देते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है आगे, इस आधार पर, किस आधार पर? व्यक्ति को अपना पेशा चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, आगे। लेकिन ये नहीं है, लेकिन ये नहीं है आज के समाज में। आज के समाज में क्या है, जाति को इस तरह, जाति भेद को इस तरह बना दिया गया है कि उसमें जाति की किसी भी उद्योग, फैक्ट्री में, उद्योग धंधे में गरीबी और उससे होने वाले उत्पीड़न को कम बताया गया है। उससे ज्यादा क्या बताया गया है, मनुष्य के स्वतंत्र रूप से पेशा नहीं चुनने के बात को बहुत बड़ा बताया गया है, जिससे वो अपना मन मुताबिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं और अपना जीविका चलाने के लिए वो बेबस होकर किसी तरह अपना जीविका चला पा रहे हैं। ठीक है। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम, मतलब ऐसी स्थिति में क्या होगा ये ठीक है। ऐसी स्थिति में अगर मनुष्य को स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होगी अपने रुचि के अनुसार, अपने मन मुताबिक अनुसार काम करने की, तो उनको तो उस काम में मन लगेगा भी नहीं। जो काम जिसको नहीं आता है वो काम करेंगे तो उनको मन नहीं लगेगा, तो वो काम भी ऐसे ही खराब होगा और देश और राज्य, समाज ऐसे भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो क्या करेंगे, ऐसे में वो मन लगाकर काम नहीं करेंगे। क्या करके काम करेंगे? टालू काम करके करेंगे, टाल के काम करेंगे। लेकिन ये क्या करती है, मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। और रुचि के अनुसार काम करेंगे जिसमें उनको, लोगों को, व्यक्ति को रुचि नहीं होगा तो उनका मन लगेगा नहीं, तो ये उन्हें काम करने की प्रेरणा नहीं देगी। लेकिन वही वही व्यक्ति को अगर उसके मन मुताबिक, जिसमें वो क्या हो, कुशल हो, उसे वो काम अच्छे से आती है, वो काम करेंगे तो वो क्या होंगे, उससे प्रेरित होकर उस काम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी स्थिति में आगे देखते हैं, ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों की, हाँ, ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों को ना दिल लगे, मतलब मन ही लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके अनुसार वो काम आता ही नहीं है, मन ही नहीं लग रहा है, तो वो काम भी अच्छा से नहीं होगा। ना दिमाग लगेगा, ना मन लगेगा, ना कोई कार्य कुशलता होगी उसमें। तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो उसमें कोई कुशलता भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। तो जहाँ पे लोग का मन नहीं लगेगा तो वहाँ पे वो वाले जो फैक्ट्री में उनको रखने वाले होंगे मैनेजर, वो क्या करेंगे, देखेंगे कि ये काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो उनका आर्थिक जीवन भी क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है। तो ये समाज को आगे बढ़ने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है कि लोग को, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक काम करने दिया जाए। ठीक है, जिससे उनका आर्थिक जीवन भी महत्वपूर्ण हो। ये हानिकारक है। ये क्या है, हानिकारक प्रथा है कि जाति को उसके अनुसार काम करने नहीं दिया जाए, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा शक्ति व आत्मा शक्ति को दबा कर उन्हें अस्वाभाविक नियमों से जकड़ कर निष्क्रिय
बनाई थी। ये जो पंक्ति है क्या बता रही है कि जाति के अनुसार लोग को उसके काम के अनुसार बांध दिया गया है और लोग को स्वतंत्रता नहीं दिया गया है उनके मन के अनुसार काम करने का, जिससे वो अपने आर्थिक जीवन को सही से नहीं चला पा रहे हैं और इससे कारण वो उनका जो काम करने की शक्ति है, कुशलता है, वो विकास नहीं कर पा रही है, जिससे उनका मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है और मानसिक हानि भी हो रही है। और ये प्रथा हानिकारक है, जिसमें उस व्यक्ति का ना मन लगता हो ना दिमाग लगता हो, और इससे उनका कॉन्फिडेंस आत्मशक्ति भी क्या होती है, दबती है। और ये भावना क्या करती है, उन्हें नीचा दिखाने का काम करती है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। ये जाति प्रथा वाला जो समस्या था, इसे रचनात्मक रूप से दिखा बताया जा रहा है। किनके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बताया जा रहा है। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि किस आदर्श समाज क्या है दृष्टि में? आगे का पंक्ति में कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि जाति प्रथा इतनी बड़ी समस्या है, इतना दबाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है तो अगर जाति रचनात्मक रूप से कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जाति प्रथा को इतना आलोचना सुनकर, मतलब जाति प्रथा के बारे में इतना भला बुरा कहा जा रहा है, तो इसके उपाय क्या है, इसे सही करने का उपाय क्या है, ये पूछेंगे। ठीक है, किनसे पूछेंगे? भीमराव अम्बेडकर से। तो बताइए, क्योंकि वो शिक्षित है तो वो बताएंगे कि इसका उपाय क्या है, सही उपाय क्या है, जिससे जाति प्रथा श्रम विभाजन जो बना हुआ है, जाति के अनुसार विभाजन किया गया है कार्यों का, तो इसका निवारण क्या है, इलाज देखते हैं। तो आदर्श समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन कैसे खत्म होगी? मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज, किसका उत्तर? यहाँ पे मेरा का अर्थ हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो कह रहे हैं आगे कि उनका उत्तर यह होगा कि आदर्श समाज, अच्छा समाज, स्वतंत्र समान स्वतंत्र हो, समान हो और भ्रातृत्व पर आधारित हो। समाज को कैसा होना चाहिए? कह रहे हैं कि किसी भी समाज में लोगों को स्वतंत्रता रूप से जीने का अधिकार हो, समान अधिकार हो और भाईचारे की भावना हो, ये बता रहे हैं। ठीक है, इस पर आधारित समाज क्या होगा? विकास करेगा। क्या यह ठीक नहीं है कि भाईचारे, अर्थात भाईचारे से किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है? भाईचारे से किसी को क्या कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। आगे का लाइन क्या कह रहा है? तो जाति प्रथा पे इतने आलोचना पढ़ने के बाद क्या कहते हैं भीमराव अम्बेडकर जी? कहते हैं कि तो इसका निवारण क्या है? जाति प्रथा का जो सिस्टम बना हुआ है समाज में, तो इसका निवारण ये बता रहे हैं कि किसी भी समाज को होना कैसा चाहिए? स्वतंत्र, समान और भ्रातृत्व, भाईचारे पर आधारित होना चाहिए, जिससे समाज क्या करेगा? विकास करेगा। अगर किसी पे भी क्या हो, कोई आपत्ति कभी भी आए समाज में या कोई भी परिवर्तन हो, तो सभी समान रूप से उसे क्या करें? उस विपत्ति को, उस परिवर्तन को समान रूप से झेलें, संचालित करें। समान रूप से किसी भी परिस्थिति में समाज में भाईचारा रहेगा तो कोई भी समस्या उनके लिए क्या होगा? सब मिलकर उस समस्या को निपटारा करेंगे, ये कह रहे हैं। ठीक है, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए, समाज को बचाने के लिए उनको सजग होना चाहिए, ये कह रहे हैं। समझ गए? फिर से एक बार समझाते हैं। मतलब जाति प्रथा का निवारण यही है कि समाज को स्वतंत्र होना चाहिए, समान होना चाहिए, जिसमें समाज ऊपर नीचे का नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना, कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है, कम पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भाईचारा भी होना चाहिए। स्वतंत्र, तीन चीज आ सकता है आपके प्रश्न में, तो अच्छे से देखेंगे वीडियो, अगर समझेंगे तो इसका आंसर आप अभी समझ जाएंगे और वहाँ पे एग्जाम हॉल में आप इनका आंसर लिख सकते हैं कि आदर्श समाज को कैसा होना चाहिए। तो आदर्श समाज को स्वतंत्र, समान, समता, एक समान और भाईचारे के प्रति सजग होना चाहिए। जैसे कभी भी उस समाज पे आपत्ति है, किसी भी तरह का आपत्ति आए, जिससे वो आपस में मिलकर क्या करें? उस विपत्ति से रक्षा कर सके, सजग रहे। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए।
और उस समाज में सभी लोगों के लिए सभी मतलब सब के लिए समान अवसर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? समान अवसर रहना चाहिए। उनके साधन के अनुसार, सुविधा के अनुसार उपलब्ध रहने चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का भी वास्तविक रूप हो। भाईचारे मतलब ऊपर ऊपर से नहीं हो, जैसे दूध पानी में जाता नहीं ना पता चलता है, एक जैसा लगता है। तो भाईचारे भी क्या होना चाहिए? उचित नहीं, एक जैसा समान भाईचारा, दिखावा का भाईचारा नहीं, भाईचारा नहीं, समान भाईचारा वास्तविक रूप में होना चाहिए। ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे के रूप में समाज में जीना ही क्या है? लोकतंत्र है। समान रूप से ही, स्वतंत्र रूप से ही। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में सबको समान इलेक्शन में वोट देने का अधिकार होता है ना, उसमें सबके लिए समान कानून होता है। तो उसी तरह से समाज में भी सबको समान अधिकार प्राप्त हो, अवसर प्राप्त हो। ठीक है। पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति व समाज के समित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र क्या है? सभी के जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। मतलब समाज में जो लोग जीते आ रहे हैं, उनकी दिनचर्या कैसे और कैसा उस समाज का स्वभाव है, उस समाज में रहने वाले लोगों के प्रति, तो पता चल ही जाता है। और यही क्या होना चाहिए? आपस में आदान प्रदान, भाईचारे से प्रेरित होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से। इससे यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, और उस समाज में सभी लोगों को, अपने उस समाज में रहने वाले लोगों के प्रति क्या हो? समान भाव हो, स्वतंत्र भाव हो, भाईचारे का भाव हो, और श्रद्धा का भाव हो, सम्मान का भाव बराबर हो। ठीक है, तभी जाके उसी को सभ्य समाज कहेंगे। ठीक है। तो ये चैप्टर आज का, फर्स्ट चैप्टर आज का हिंदी वाला जो था समाप्त हो गया। अगर कहेंगे कमेंट में तो क्वेश्चन आंसर भी करवा सकते हैं। संस्कृत वाला भी करवा दिए हैं फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, कहिएगा तो उसका क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ और अनुवाद फर्स्ट चैप्टर का मंगलम का करवा दिए थे। तो कहिएगा कमेंट में बताइएगा, तो उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे पूरा, और इसका भी क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। और हिंदी का भी आज फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर कहिएगा तो इसका क्वेश्चन आंसर भी हिंदी में करवा देंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर, जितने भी जानने वाले पढ़ने वाले आपके साथी सहभागी भाईचारे होंगे, भाई लोग होंगे, सबको बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।